हम लोग थ्योरी ऑफ मशीन्स में आगे बढ़ते हैं और अभी तक हमने बताया था डिफिनीशंस, बेसिक डिफिनीशन एक ऑसिलेशन या फिर पीरियाडिक मोशन में जो टर्म्स यूज होते हैं उनको बताया था। ठीक है, तो अब जो है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टाइप्स ऑफ वाइब्रेशंस। यानी कंपनों के प्रकार। ठीक है, ये देखेंगे कंपनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। तो इसको आपके वैसे तो इसको कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में या फिर आपको यहाँ तक पढ़ना है, जो भी बीटेक लेवल तक भी अब नहीं पढ़ाया जाता, पहले पढ़ाया जाता था कि 3 टाइप के। तो 3 टाइप में क्या है? पहला, जो फोर्स अप्लाई हो रहा है जिसके कारण वाइब्रेशन हो रहा है उसके आधार पे, यानी एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेज, जो उस पर डिफरेंट टाइप के जो फोर्सेज लग रहे हैं उनके आधार पे। तो उसके आधार पे 3 टाइप का होता है। एक होता है फ्री आर नेचुरल वाइब्रेशन, हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र या प्राकृतिक कंपन। दूसरा है डैम्प्ड वाइब्रेशन, जिसको कहते हैं अवमंदित कंपन। तीसरा है फोर्स्ड वाइब्रेशन, जिसको कहते हैं बलात् कंपन। ठीक है, क्या कहते हैं? बलात् कंपन हिंदी में। तो इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन क्या होता है, डैम्प्ड वाइब्रेशन, फोर्स्ड वाइब्रेशन, ये तीनों क्या होते हैं। कि देखिए, फोर्स फ्री या नेचुरल वाइब्रेशन होता है जब कोई बॉडी वाइब्रेटरी मोशन ये नेचुरल इलास्टिक फोर्सेज के अंडर में जब वाइब्रेशन करता है, यानी कि ऐसा फोर्स, देखिए इलास्टिक फोर्स कहने का मतलब कि अब जो है बॉडी को क्या किया जाए, डिस्प्लेस किया जाए उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, और उसके बाद जहाँ पर है इनिशियली वहाँ से छोड़ दिया जाए। ठीक है ना, वहाँ से छोड़ दिया जाए, अब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक है ना, छोड़ने के बाद अब उस पर कोई बल नहीं लग रहा है। जैसे हमने एक पेंडुलम के एग्जाम्पल में बताया था, इसका मीन पोजीशन है, अब इसको यहाँ से डिस्प्लेस करके जब छोड़ दिया जाए, इस पर डिस्प्लेस करने में तो बल लग रहा है, लेकिन इसके बाद छोड़ देने के बाद अब जो है कोई बल नहीं लग रहा है, तो ये क्या करेगा, और कोई फ्रिक्शन ना हो मान लीजिए, तो ये क्या करेगा, इस पर ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, इस पर अब कोई बल नहीं लग रहा है ग्रेविटी को छोड़ के। ठीक है ना, तो ग्रेविटी तो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है, उससे कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं, लेकिन ये हमेशा क्या करता रहेगा, ऐसे मोशन करता रहेगा। तो इस तरह के वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन। आप स्प्रिंग से भी एक समझ सकते हैं, स्प्रिंग मास से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक जो है स्प्रिंग लगा हुआ है, इससे कोई मास अटैच्ड है। अब इसको कुछ डिस्प्लेसमेंट देने के बाद छोड़ दीजिए, अब उसके बाद छोड़ देंगे तो ये क्या करता रहेगा, ये हमेशा जो है मास वाइब्रेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अगर इस पर कोई डैम्पिंग, जैसे एयर का फ्रिक्शन वगैरह न लग रहा, एयर का फ्रिक्शन वगैरह न लग रहा हो, तो क्या होगा, ये हमेशा करता रहेगा, और इसी को कहते हैं फ्री और नेचुरल वाइब्रेशन।
तो ये कहते हैं किनके अधीन, इलास्टिक फोर्सेज के अधीन जो कंपन होता है उसको कहते हैं फ्री या नेचुरल वाइब्रेशन। ठीक है, अगला है डैम्प्ड वाइब्रेशन। डैम्प्ड वाइब्रेशन क्या है, अब इसी एग्जांपल को लीजिए, जब वाइब्रेशन ऐसा हो जैसे एयर का फ्रिक्शन हो तो क्या होगा, स्प्रिंग मास क्या है, हमेशा चलता रहेगा, एक समय आएगा कि वो रुक जाएगा। तो उस तरह के वाइब्रेशन को कहते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन, यानी हमेशा जो है उसका जो है डिस्प्लेसमेंट धीरे 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 मीन पोजीशन से ये एम्पलीट्यूड है वो घटता जा रहा है, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, आयाम जो बताए थे वो घटता जा रहा है धीरे धीरे, और फाइनली क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। यानी उसका जो एनर्जी है ना वो फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, डिसिपेट हो रहा है, यानी ऊर्जा ह्रास हो रहा है, ऊर्जा व्यय हो रहा है। तो उस तरह के वाइब्रेशन को जिसमें जो होता है सिस्टम का ऊर्जा व्यय होता है, वाइब्रेटरी सिस्टम का ऊर्जा व्यय होता है, उस तरह के वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं, अवमंदित कंपन कहते हैं, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो रुक जाता है। नेचुरल वाइब्रेशन में कभी भी बॉडी रुकेगा नहीं, ठीक है, कभी भी नहीं रुकेगा, एक बार ऑसिलेशन शुरू हो गया वो होता ही रहेगा जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं उस पर। फोर्स्ड वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन क्या होता है कि कभी कभी जो होता है फोर्स वाइब्रेशन फोर्सेज के कारण होता है कि इस पर बराबर फोर्स लगता रहता है, एकदम ऑसिलेटिंग फोर्स लगता रहेगा, एकदम फोर्स कोई लगा रहे हैं। जैसे कि आप स्ट्रिंग लीजिए और उसको आप वाइब्रेट कराना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, एकदम बराबर से फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या होता है, धीरे 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 वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाता है। स्ट्रिंग मान लीजिए हमारे हाथ में यहाँ से यहाँ तक है तो ऐसे लगाते हैं, तो इस तरह से हम क्या लगा रहे हैं, एक वाइब्रेटरी फोर्स लगा रहे हैं। वाइब्रेटरी फोर्स ये भी है, मतलब हमेशा जो है क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड का दिशा, मतलब लगने का दिशा बदल रहा है, ठीक है ना, हमेशा दिशा बदल रहा है, तो ये क्या वाइब्रेटरी है। तो इस तरह के वाइब्रेशन को जो इंड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, फोर्स्ड वाइब्रेशन, यानी जो एक्सटर्नल फोर्सेज के द्वारा होता है, ठीक है। तो इस तरह का फोर्स्ड वाइब्रेशन, तो ये तीनों वाइब्रेशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब इंड्यूस होने वाले स्ट्रेसेज के आधार पर देखते हैं। अब किसके आधार पर देखते हैं, इंड्यूस होने वाले स्ट्रेसेज के आधार पे। इंड्यूस होने वाले स्ट्रेसेस के आधार पे, यानी कि वाइब्रेशन के कारण उसमें कंपोनेंट में स्ट्रेस भी तो उत्पन्न होगा, यानी प्रतिबल उत्पन्न होगा, तो उसके आधार पर भी तीन होते हैं। क्या तीन होते हैं, पहला है लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, दूसरा है, यहीं वाइब्रेशन नहीं लिख रहे हैं बस वो लिख रहे हैं, दूसरा है ट्रांसवर्स, और तीसरा कौन सा है, तीसरा है टार्सनल। टार्सनल वाइब्रेशन। तो इस तरह से कौन सा, लॉन्गिट्यूडिनल, हिंदी में कहेंगे अनुदैर्ध्य, इसको कहेंगे अनुप्रस्थ, और इसको कहेंगे टार्सनल को मरोड़। तो अनुदैर्ध्य कंपन, अनुप्रस्थ कंपन और मरोड़ कंपन, ठीक है। तो ये कंपन कैसे होते हैं देखिए, तो एग्जाम्पल से एक समझते हैं। जैसे कि एक हम लेते हैं यहाँ पे एक शाफ्ट, ठीक है, एक शाफ्ट लेते हैं, और यहाँ ये ध्यान देना है हमको कि ये नेग्लिजिबल मास के होना चाहिए, और इस पर हम जो है एक हैवी डिस्क लगाते हैं, यानी इसका जो मास है इस डिस्क का, इस शाफ्ट की तुलना में, स्पिंडल भी आप कह सकते हैं, इसके तुलना में बहुत ज़्यादा है, तभी ये होगा, तभी एक वाइब्रेटरी सिस्टम कहलाएगा,
नहीं कहलाएगा, इसे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे वाइब्रेटरी सिस्टम, या फिर इसको हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे अगर पूरी तरह से एकदम कंटिन्यूअस हो तब। ठीक है ना। इसमें क्या है, कुछ एलिमेंट हैं, बेसिक एलिमेंट जो इसको बनाते हैं, मतलब एक क्या बनाते हैं, एक मॉडल बनाते हैं ताकि हम जो है एनालाइज कर पाएँ। वाइब्रेशन को एनालाइज करने के लिए हमेशा क्या होता है, एक्चुअल जो सिचुएशन होता है, जो एक्चुअल होता है उसका कोई ना कोई मॉडल हम बनाते हैं और उसको अध्ययन करते हैं, उसका एनालाइज करते हैं। उसको एनालाइज करने के बाद जो भी चीज़ें हैं उस पर अप्लाई करते हैं। हालांकि एग्जैक्ट तो नहीं ला पाता है, लेकिन हम जो है अप्रॉक्सीमेशन करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि वाइब्रेशन में हमेशा जो चीज़ें ये है वो एक्चुअल की नहीं है, इनको जो है एक सिस्टम बनाया गया है एक्चुअल चीज़ों को एनालाइज करने के लिए। उन्हीं को एनालाइज करने के लिए एक हमने अजम्पशन बना के, एक मॉडल बना के हम मतलब एनालाइज करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, मॉडल का ही हम जो भी टेस्टिंग या फिर रिजल्ट निकालते हैं वो मॉडल का निकालते हैं और उसको उससे अप्लाई करते हैं उस पर। तो यहाँ पे क्या हो गया कि बहुत पतला, कि ये मासलेस हो गया। ठीक है ना। ऐसा मान लेते हैं कि ये मासलेस है इसकी तुलना में, क्योंकि यहाँ बहुत हैवी है। तो इसको अगर जो है इस तरह से फोर्स लगाएं कि ये क्या हो, अप एंड डाउन मोशन करे, अप एंड डाउन मोशन करे, तो अप एंड डाउन मोशन करने से क्या होगा, ये वाइब्रेटरी मोशन हो गया। ठीक है। ये मतलब नीचे का एक पोजीशन बनाया हमने थोड़ा सा, ठीक है। ये नीचे का हमने पोजीशन बनाया है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं कि इसी की किसके खिंचाव कर रहे हैं, मतलब इसका क्या कर रहे हैं, कभी स्पिंडल का ये शाफ्ट कह सकते हैं आप, नेग्लिजिबल मास का, मतलब इसके तुलना में इसका मास बहुत कम है। तो ये शाफ्ट है और ये डिस्क है। ठीक है। डिस्क का मास जो है इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है, तो इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं इसकी तुलना में। अब क्या कर रहा है, ये वाइब्रेटरी मोशन करेगा। जैसे ही आप लगा के छोड़ देंगे, फिर एक मतलब कंप्रेशन करेंगे, तो इस तरह से क्या करने लगा, वाइब्रेशन करने लगा। तो इस वाइब्रेशन के कारण क्या होगा कि स्पिंडल में कैसे स्ट्रेस आएंगे, एक बार कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, एक बार टेंसाइल स्ट्रेस। तो टेंसाइल कंप्रेसिव बराबर आते रहते हैं। और सारे देखिए, सारे जो एक एक जो होगा, एक एक पार्टिकल जो होगा इस पर डिस्क पर, जो इस पर डिस्क पर जो पार्टिकल होगा एक एक, वो क्या करेगा, हमेशा इस शाफ्ट के एक्सिस के पैरेलल मोशन करेगा। तो यानी कि ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है और इसी डायरेक्शन में सारे पार्टिकल मोशन करेंगे, यानी इसी के पैरेलल मोशन करेंगे। तो इसी को कहते हैं, इसी मोशन को क्या कहते हैं, इसी मोशन को कहते हैं हम, इसी तरह के वाइब्रेशन को हम कहते हैं, कौन सा वाइब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। तो इस तरह का वाइब्रेशन यानी लॉन्गिट्यूडनल के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, जो वाइब्रेटिंग सिस्टम के सारे पार्टिकल हैं क्या कर रहे हैं, वो जो हमारा सिस्टम है जो, या फिर ये जो एक्सिस है, इसके लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। और इसमें क्या उत्पन्न होता है, हम जो नोट भेजेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो ये इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है स्ट्रेस कैसा होता है, यानी जो उत्पन्न होता है, क्या स्ट्रेस उत्पन्न होता है, हमेशा कंप्रेसिव, ठीक है ना। और किसके कारण, डायरेक्ट फोर्स के कारण, मतलब कंप्रेसिव और टेंसाइल स्ट्रेसेज उत्पन्न होते हैं। कंप्रेसिव और टेंसाइल, कंप्रेसिव मतलब संपीड़न और टेंसाइल मतलब तनाव प्रतिबल। ट्रांसवर्स में क्या होता है, सेम मॉडल लेते हैं। अब इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ये है। अब क्या करते हैं हम, इस पर ऐसे फोर्स लगाते हैं। तो ऐसे फोर्स लगाने से क्या हो रहा है, ये कभी यहाँ पर रह रहा है, कहीं कभी यहाँ पर आ रहा है, और कभी इधर फोर्स लगाने से, अल्टरनेटिवली फोर्स लगा रहे हैं, मतलब समझिएगा, इधर से एक बार फोर्स लगा रहे हैं, एक बार
उधर से फोर्स लगा रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे फोर्स लगा है, मतलब बराबर ऐसे फोर्स लग रहा है, तो इधर की ओर जा रहा है, फिर इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर। तो इस तरह के वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, इस तरह के वाइब्रेशन को, ठीक है ना, इस तरह के वाइब्रेशन को हम कहते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। क्यों? क्योंकि देखिए सारे जो इसके पार्टिकल हैं वो शाफ्ट के एक्सिस के, ठीक है ना, वो किसके, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ से इधर, इधर से इधर, मतलब ट्रांसवर्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ट्रांसवर्स डायरेक्शन। और इससे क्या हो रहा है, इसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, इससे क्या उत्पन्न हो रहा है, इसमें कभी ये बीम की तरह हो रहा है, मोमेंट की तरह लग रहा है, तो कभी जैसे ऐसे हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टेंसाइल हो जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे टेंसाइल हो जा रहा है, और इधर की ओर कंप्रेसिव हो जा रहा है, तनाव हो रहा है, तो यहाँ पे फिर यहाँ पे टेंसाइल हो जा रहा है, इधर की ओर कंप्रेसिव हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेज, अगर मॉस पढ़े होंगे तो तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। तो टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेसेज उत्पन्न हो रहे हैं। तो इस तरह के वाइब्रेशन को क्या होता है, जो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है पार्टिकल का मोशन, तो उसको क्या कहते हैं, जब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अलांग होता है तो उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल, यानी उसके पैरेलल होता है, और जब उसके परपेंडिकुलर होता है यानी लंबवत दिशा में होता है तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। अब टार्सनल वाइब्रेशन क्या होता है, अब इसको क्या करें, हम ऐसे फोर्स लगाएं, क्या फोर्स लगाएं, किस पर, टार्सनल फोर्स लगाएं। तो इसका हम एक फ्री बॉडी डायग्राम नीचे बनाते हैं, सॉरी मतलब टॉप व्यू नीचे से बॉटम व्यू बनाते हैं। तो ये जो होगा कि मतलब एक पार्टिकल जो है ऐसे मोशन कर रहा है, यानी हम क्या कर रहे हैं, एक बार ऐसे टार्क लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, कहिए ऐसे, एक बार फिर उधर से, तो ऐसे बराबर फोर्स लगाने से ऐसे वाइब्रेशन कर रहा है, तो इसका मतलब ऐसे, तो इसमें कौन सा स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है, यानी कौन सा प्रतिबल, शियर स्ट्रेस, टार्सनल शियर स्ट्रेस उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरह के वाइब्रेशन को क्या कहते हैं हम लोग, टार्सनल वाइब्रेशन कहते हैं। यानी बराबर से पार्टिकल यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो इस तरह से मतलब यहाँ का जो पार्टिकल होगा वो ऐसे, इसको देखिएगा टॉप व्यू में, तो ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे, तो इस तरह के वाइब्रेशन को क्या कहते हैं, कौन सा वाइब्रेशन, टार्सनल वाइब्रेशन। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल के साथ हमने समझ लिया ये वाइब्रेशन क्या होता है। अब आगे जाते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पे क्या होता है। तो एक्चुअली में डिग्री ऑफ फ्रीडम के आधार पे वाइब्रेशन नहीं, सिस्टम कहते हैं कि मतलब सिस्टम, ये सिस्टम ऐसा वाइब्रेट कर रहा है कि इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि मतलब कहते हैं कि ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाइब्रेशन है, जैसे कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो सिस्टम जो है वाइब्रेशन में है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है ये कहते हैं। तो हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का परिभाषा पहले भी बता चुके हैं शुरुआत में ही, वही परिभाषा यहाँ भी लगेगा कि अगर किसी वाइब्रेटिंग सिस्टम को, ठीक है, वाइब्रेटिंग सिस्टम के मोशन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए जो इंडिपेंडेंट नंबर ऑफ पैरामीटर्स या कोऑर्डिनेट्स की जो आवश्यकता होती है मोशन को या फिर कहिए या फिर कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए जो मिनिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ती है, यानी न्यूनतम संख्या किसकी, कोऑर्डिनेट्स की, यानी पैरामीटर्स की, यानी निर्देशांक अक्षों की आप कह लीजिए, ठीक है ना, उन न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कि वो वाइब्रेटिंग सिस्टम का उतना डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जितनी न्यूनतम संख्याएं होंगी उतनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो जैसे क्या होता है, तो इसमें होता है एक सिंगल होता है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, वाइब्रेटिंग सिस्टम विथ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, विथ 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, विथ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए 2 और 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक होता है वो मल्टी कहलाता है, 2 और 2 से अधिक भी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं कहा जाता है। आपके बुक में यही कहा जाएगा कि जो होगा 2 डिग्री ऑफ, जब 2 है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और 2 से अधिक है तो मल्टी। और एक और होता है इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम भी होते हैं कुछ वाइब्रेटिंग सिस्टम के। तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से सीधे समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्प्रिंग मास है, स्प्रिंग मास का वही
एक सिस्टम है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम है। तो इसमें मास m लगा हुआ है। तो इसको अगर देखा जाए, ये वाइब्रेट करेगा तो किस डायरेक्शन में करेगा, इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा। तो इसका जो होता है स्टिफनेस होता है, कोई स्प्रिंग का क्या होता है, स्टिफनेस होता है, ठीक है ना। वो S1 है मान लीजिए, तो M है और S है, मान लीजिए S है। तो इसको मतलब इसके किसी भी समय डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए क्या किसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस S की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये मास किसी समय कहाँ है उसको डिफाइन करने के लिए इस S की ज़रूरत पड़ेगी, यानी एक पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको क्या कहेंगे, ये है वाइब्रेटिंग सिस्टम विथ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। हेडिंग आपका क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम इन अ वाइब्रेटरी सिस्टम, या डिग्री ऑफ फ्रीडम सिंपली। तो इसका मतलब ये कौन सा है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम का है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जो पेंडुलम का ले लेते हैं, सिंपल पेंडुलम का। तो मान लीजिए ये मतलब मीन पोजीशन से पेंडुलम कहीं होगा, एक लगा हुआ है, ये हमारा क्या है, मीन पोजीशन है। अब एक लगा हुआ है किसी समय, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। ये मास m है, ये थीटा डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको डिफाइन करने के लिए, इसका मतलब पोजीशन डिफाइन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बस थीटा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक है, तो इसलिए ये भी कैसा हुआ, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला वाइब्रेटिंग सिस्टम हो गया, वाइब्रेटरी सिस्टम, वाइब्रेटरी सिस्टम। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला क्या है, अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला बताते हैं। तो जब 2 पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी तो वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला होगा। तो ये जैसे कि एक मास M1, इसका स्टिफनेस S1 है, एक और स्प्रिंग लग गया और एक मास लग गया M2, इसका स्टिफनेस S2 है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, S1 और S2 दोनों डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। दोनों बताना पड़ेगा, मतलब दोनों को बताना पड़ेगा तभी जाके पता चलेगा। तो ये कैसा हो गया, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला वाइब्रेटरी सिस्टम हो गया। अब एक और एग्जाम्पल, जैसे इसमें भी 2 मास, 2 बॉब लगे हैं, बॉब इनको कहा जाता है। तो ये मान लीजिए θ2 है, ये वाला θ1 है। तो यहाँ पर भी डिफाइन करने के लिए 2 थीटा की ज़रूरत पड़ रही है, 2 वेरिएबल की। तो ये भी कैसा वाला है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इसी को मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला भी कह सकते हैं आप। 2 से या 2 से अधिक होता है जनरली, तो उसको मल्टी ही बोलते हैं, लेकिन आपके बुक में 2 से अधिक पर कहा है तो 2 से अधिक पर मानिएगा मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब आगे बढ़ते हैं। और इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला बात करते हैं कि ऐसा वाइब्रेटिंग सिस्टम जो इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला कैसे होगा। तो मान लीजिए 2 जगह पर फिक्स एक रस्सी है या डोरी है, ठीक है ना। अब जब आप इसमें वाइब्रेशन कराएंगे, मान लीजिए इसे पकड़ के छोड़ दीजिए, तो जो वाइब्रेशन होगा वो कैसा होगा, ऐसे कुछ होगा। अब बताइए इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट जो है, जो देखिए हर जगह का पार्टिकल क्या हो रहा है, हर जगह का पार्टिकल का अलग ही डिस्प्लेसमेंट है, अलग ही डिस्प्लेसमेंट है, अलग ही डिस्प्लेसमेंट है। तो इसमें क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, और हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दिखाने के लिए हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ x1 x2 x3 ऐसी तरह से बहुत सारे। तो इस तरह के वाइब्रेटरी सिस्टम को क्या कहते हैं, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला वाइब्रेटरी सिस्टम है। कितना वाला, इनफाइनाइट डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला। ठीक है, तो ये हो गया
डिग्री ऑफ फ्रीडम तक का आपका पूरा बात, ठीक है। तो इसमें देखिए मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें क्या हम मान रहे हैं, क्योंकि देखिए उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे मास जो है, स्प्रिंग का मास हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं, और पूरा मास क्या मान रहे हैं, यहाँ पे कंसंट्रेटेड मास मान रहे हैं, यानी इधर पूरा कंसंट्रेशन है मास का, है ना। इसीलिए कहें कि एक मॉडल से हम हमेशा, ये एक्चुअल में थोड़ी कहीं मिलेगा आपको, बताइए, ये कहीं किसी मशीन में मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये किसी मशीन का मॉडल है, समझिए, किसी मशीन में कोई वाइब्रेटरी सिस्टम है तो उसका एक मॉडल है। अब वो सब डिस्कस करने का आप में यहाँ पर स्कोप है नहीं, उतना जो है, कहने का मतलब उतना है नहीं सिलेबस में, तो झूठ मूठ में समय व्यस्त होगा, ठीक है। समय को ध्यान में रखते हुए हम उन सब चीज़ों को नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आप ये मानिए ये आइडल चीज़ें ऐसे होती हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो है, ऐसा जो होगा तो क्या कहलाएगा, जब ये इसका मास इसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है तब, अदरवाइज इसको भी कंसीडर करना होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है आगे बढ़ते हैं, और किसी लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन का फ्री, किसी लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन का फ्री फ्री या नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं, आपका हेडिंग अगला है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, यानी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशंस, यानी जो मुक्त, फ्री मतलब फ्री वाइब्रेशन है, यानी कोई भी इस पर न तो डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, मतलब डैम्प नहीं हो रहा है, कहने का मतलब एकदम हमेशा एकदम चल रहा है, और दूसरा न तो इस पर फोर्स लग रहा है कोई, केवल क्या हो रहा है, इनिशियल कंडीशन में बस फोर्स लगा दिया गया, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, तो उसका जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है निकालते हैं। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन, ठीक है। तो इसमें 3 मेथड है निकालने के लिए, 3 मेथड है। तो पहला है इक्विलिब्रियम मेथड, आगे दूसरा बताएंगे जो एनर्जी मेथड है, और तीसरा जो बताएंगे रेले मेथड है, वो भी आगे बताएंगे। तो पहला मेथड जो देखते हैं वो हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम मेथड या संतुलन विधि से निकालते हैं, ठीक है। तो आप 2 मॉडल ले सकते हैं, 2 कोई, हम जो है ये लेंगे, आपको बता भी दे रहे हैं कि ये भी मॉडल आप ले सकते हैं। हम जो मॉडल लेंगे वो स्प्रिंग मास का लेंगे, किसका लेंगे, स्प्रिंग मास का, यानी एक स्प्रिंग है जिसका स्टिफनेस S है और एक मास है, और आप चाहें तो एक जो है किसका ले सकते हैं, एक स्पिंडल जो शाफ्ट अभी दिखाए थे और उस पर लगा हुआ एक हैवी डिस्क का मास ले सकते हैं। तो इसका भी ले सकते हैं, इसका स्टिफनेस मान लेंगे S है, और यहाँ पे जो मास लटक रहा है वो M है। यहाँ दोनों जगहों पर हमने क्या माना है कि इसका जो मास है वो इसके तुलना में नेग्लिजिबल है, और इसका मास इसके तुलना में नेग्लिजिबल है, तो कोई एक लेके चलेंगे हम, ठीक है। तो हम स्प्रिंग वाला लेके चलते हैं, आप कोई भी लेके चल सकते हैं। तो ये किस बेसिस पर है, संतुलन विधि का मतलब कि जो सभी फोर्सेज जो होते हैं इक्विलिब्रियम में क्या होता है, उनका सम जो होता है वो 0 होता है, ठीक है ना। उनका रिजल्टेंट जो होता है, उनका परिणामी जो होता है, परिणामी वो 0 होता है। डीएलम्बार्ट्स प्रिंसिपल से कह लीजिए या फिर स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन कह लीजिए, सबसे क्या होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है ना, वो क्या होता है, सभी फोर्सेज का क्या होता है, रिजल्टेंट 0 होता है। तो मान लीजिए शुरू में एक स्प्रिंग रहा होगा ऐसे,
एक लीनियर स्प्रिंग है, ठीक है, और ये ऐसे लटका हुआ है, फ्री है। अब क्या करते हैं, इस पे एक मास लगाते हैं इस पर, तो मास लगाने के कारण क्या होगा, कुछ इसमें स्टैटिक डिफ्लेक्शन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। हमने मास m लगा दिया, मास m लगाने के कारण अब ये कितना हो गया, इतना डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, इतना जो है क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो पहले मान लीजिए ए पोजीशन था, अब ए से क्या हो गया, बी पोजीशन पे आ गया, ठीक है। तो आगे जो है दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, कुछ ज़्यादा ही हमने बड़ा कर दिया है, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। थोड़ा छोटा करते हैं स्प्रिंग को। तो ये हमारा मान लीजिए ये वाला ए। अब यहाँ से यहाँ पे हमारा मास m जो मास है वो यहाँ पर मास। अब जो है ये डिफ्लेक्शन, स्टैटिक डिफ्लेक्शन, इस डेल्टा को क्या कहते हैं, स्टैटिक डिफ्लेक्शन। इस मास m के कारण क्या हो गया, जब लगाएंगे कोई मास तो क्या होगा, लटकेगा कि नहीं लटकेगा, लटकेगा भाई। तो ये डेल्टा जो है स्टैटिक डिफ्लेक्शन है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा, इस मास को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। एक्स डिस्प्लेसमेंट देके हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। मास m लगा है, आप मानिएगा, चलिए थोड़ा ही डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा कि इसको थोड़ा और ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे हम दिखा नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। इतना जो है हमने क्या किया, इस मास m को रखा है, और जो ये देखिएगा, ये से जो डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सा पोजीशन है, बी पोजीशन है, ठीक है। तो बी पोजीशन से यहाँ पे जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये हमने कितना दिया डिस्प्लेसमेंट, x डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए दिया है, ठीक है ना। तो जैसे ही x डिस्प्लेसमेंट दे के इस मास को अब छोड़ेंगे तो ये क्या होगा, अब ऊपर की ओर क्या करेगा, ऊपर नीचे की ओर क्या करने लगेगा, इस मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। और अगर कोई डैम्पिंग नहीं, यानी कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये हमेशा चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, ठीक है। तो नेचुरल वाला ही है, फ्री है, यानी फ्री में ये चलता रहता है। तो अब इसका जो है फ्रीक्वेंसी निकालना है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो क्या होगा कि देखिए, इस कंडीशन में जब यहाँ पर है, तो स्टैटिक कंडीशन में बताइए, जब इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा था, अब इस पर क्या फोर्स लग रहा है, m इंटू जी, ठीक है ना। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस जगह पे, और देखिए ये डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट होगा, तो स्प्रिंग का एक स्टिफनेस होता है एस, तो उसके कारण क्या लग रहा है, ऊपर की ओर फोर्स लगता है हमेशा। स्प्रिंग क्या करता है, वो खींचने का प्रयास करता है, ठीक है ना, वो जाने नहीं देता है, तो ऊपर की ओर फोर्स लगेगा एस इंटू डेल्टा। तो यहाँ से एक रिलेशन हमको मिल गया, इसका आगे हम यूज कर सकते हैं, आगे यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एस इंटू डेल्टा इज इक्वल टू एम इंटू जी, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया गया, इसको डिस्प्लेस किया है। तो डिस्प्लेस किया है किस डायरेक्शन में, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर इस डिस्प्लेसमेंट के कारण, अब मान लीजिए ये पोजीशन है, तो इस पोजीशन पे जब हम डीएलम्बार्ट प्रिंसिपल लगाएंगे, डीएलम्बार्ट प्रिंसिपल के अनुसार, तो क्या पहले हमको चाहिए इनर्शिया फोर्स, क्या चाहिए, इनर्शिया फोर्स। और इनर्शिया फोर्स हमने बताया जो एक्सेलरेशन होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इधर की ओर बढ़ा रहे हैं ना, तो एक्सेलरेशन इस समय किस दिशा में है, ये नीचे की ओर है, तो जो इनर्शिया फोर्स लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। तो एम एक्स डॉट होगा,
क्योंकि जो विस्थापन होता है उसका एक बार अवकलन करते हैं तो वेलोसिटी होता है, और 2 बार करते हैं यानी 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो ये किधर की ओर है, अपवर्ड। तो ऐसे बस दिखाते हैं ये अपवर्ड्स हैं। तो इनर्शिया फोर्स हुआ। उसके बाद इनर्शिया फोर्स के बाद क्या बच रहा है, अब बच रहा है स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर है, वो भी ऊपर की ओर ही है। तो स्प्रिंग फोर्स कितना है, एस एक्स होगा कि नहीं होगा, वो हमेशा स्प्रिंग फोर्स यही रहता है, जहाँ एस क्या है, स्प्रिंग का स्टिफनेस है। अब ये क्या होगा, डीएलएम्बार्ट प्रिंसिपल के अनुसार जो सभी फोर्सेज हैं वो उनका जो चूंकि एक दिशा में है तो इनको अलजेब्रिकली हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी ऊपर की ओर ही होगा, ठीक है ना। तो ये इनर्शिया फोर्स और ये फोर्स सबका जो होता है, सम जो होता है, अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। तो देखिएगा ध्यान से, तो हम क्या मान रहे हैं, अलजेब्रिक सम क्या मान रहे हैं, जो फोर्सेज हम मान रहे हैं, देखिए दोनों एक डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या करेंगे, दोनों का साइन सेम रहेगा, यानी इस तरह से एम एक्स डबल डॉट इज प्लस एस प्लस एक्स बराबर 0 होगा, ठीक है। अब ये कैसा इक्वेशन है, इसको आप लोगों ने पढ़ा है, इसको एक बार और थोड़ा सा कर दें तो एस अपान क्या हो जाएगा, एस अपान एम एक्स इक्वल टू 0। अब ये आपने पढ़ा है, ये किसका इक्वेशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। किसका इक्वेशन, एस एच एम का इक्वेशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का। जहाँ पर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरह का कुछ इक्वेशन होता है, एक्स डबल डॉट यानी एक्सेलरेशन प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स प्लस 0। तो यही कहलाता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एसएचएम का क्या कहलाता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा एन से जब तुलना, इस दोनों समीकरणों का तुलना करेंगे तो ओमेगा एन का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट एस अपान एम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंडर रूट एस अपान एम, ठीक है। तो ओमेगा एन का मान आ जाएगा अंडर रूट ओमेगा एन का मान हो जाएगा अंडर रूट एस अपान एम। ये होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री लॉन्गिट्यूडिनल वाइब्रेशन। लेकिन ये सर्कुलर है, ठीक है ना, सर्कुलर है यानी ये रेडियन पर सेकंड में है। तो अगर देखा जाए, अगर आवर्तकाल की बात की जाए, टाइम पीरियड का, तो एक साइकिल में कितना रेडियन जाएगा, 2 पाई, ठीक है ना, अपान ओमेगा एन होगा ना। आवर्तकाल मतलब समय, तो पूरा डिस्प्लेसमेंट अपान स्पीड। तो इस तरह से जब कर लेंगे तो 2 पाई अंडर रूट एम अपान एस हो जाएगा। तो इतना सेकेंड लगता है, ठीक है ना। ये है टाइम पीरियड, यानी एक साइकिल पूरा होने में ये टाइम पीरियड है उसका, ठीक है, टाइम पीरियड हो गया। अब इसी के साथ साथ देख लेते हैं अब लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, सर्कुलर फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको लीनियर कहते हैं। लेकिन आप जो है बुक्स में जो जनरली इसमें डिफरेंस नहीं कहा जाता है, दोनों को क्या कहा जाता है, दोनों को फ्रीक्वेंसी ऑफ द, मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन कहा जाता है, चाहे लॉन्गिट्यूडिनल वाला हो, चाहे ट्रांसवर्स वाला हो, चाहे टार्सनल वाला, कोई वाला भी हो, लेकिन वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। बस इनको ध्यान किससे हम समझ पाते हैं कि इनके यूनिट से। ये क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड में होगा, ये किस में होगा, पर सेकेंड में होगा, यानी हर्ट्ज में होगा, क्योंकि ये होता है 1/t। इसको हमने पहले बताया था। तो 1/t होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट एस अपान। तो ये होता है हर्ट्ज में या फिर पर सेकेंड में होता है, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब चाहे तो इसको आप एस को इसके टर्म में भी लिख सकते हैं। तो एस को लिख सकते हैं mg अपान डेल्टा। तो fn को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखा होगा तो आप कर सकते हैं, नहीं करने का मन है तो नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस इक्वेशन को हमेशा याद रखिएगा, इसका अगर आप न्यूमेरिकल करते हैं तो यूज करेंगे उसका। तो आप क्या कर सकते हैं, एस के जगह पर क्या लिख सकते हैं, mg बाई डेल्टा। तो m से m कट गया तो ये क्या हो गया 1/2 पाई अंडर रूट जी अपान डेल्टा। जहाँ डेल्टा क्या है, ये डेल्टा स्टैटिक डिफ्लेक्शन है,
ठीक है ना। मतलब उस मास m के कारण जो स्टैटिक रिफ्लेक्शन आ रहा है, जैसे स्प्रिंग में जब मास लगा रहे हैं तो कुछ स्टैटिक रिफ्लेक्शन आ रहा है ना, वो है, ठीक है ना। तो इसका यूज, इस फार्मूले का यूज होता है, क्योंकि इसलिए यहाँ बता दे रहे हैं कि इस फार्मूले का यूज होगा ट्रांसवर्स वाले में, क्योंकि उसमें स्टैटिक डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है ना। कोई बीम है, बीम पे कोई भार लटका है तो हमेशा डिफ्लेक्शन होता है ना वो स्टैटिक कंडीशन में, तो उसका यूज करेंगे डायरेक्टली। तो वहाँ डेराइव करने की जरूरत नहीं है, इसी फार्मूले को डायरेक्टली उसमें यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप करना चाहेंगे डेराइव तो इसी तरह से डेराइव करना होगा उसको भी, ऐसे फोर्स लग रहा है ऐसे ऊपर नीचे और कर लेंगे, ठीक है। तो G/डेल्टा हो गया, ठीक है। तो ये कहलाता है, इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेते हैं, किसी लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का, फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का, यानी जो मुक्त अनुदैर्ध्य कंपन है उसका क्या निकाल लेते हैं, नेचुरल यानी कि स्वतंत्र फ्रीक्वेंसी, मतलब वो कहते हैं प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं, दिमाग से उतर गया, हिंदी में क्या कहते हैं, आवृत्ति, सॉरी आवृत्ति, ठीक है। तो ये आवृत्ति हो गया, नेचुरल मतलब प्राकृतिक आवृत्ति किसका, लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का, फ्री लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का। तो इस तरीके से निकाल लेते हैं, यही फार्मूले आपको डेराइव करने थे, तो आप इस पर जो है न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। और ये पूछा आपसे, सिलेबस में भी दिया है, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे करना है, ठीक है। तो मिलते हैं आगे का नेक्स्ट वीडियो में, आगे का लेकर जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है आगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।